2006 में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया जिसने एक पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस को ही मिटा डाला। 76 ईयर्स तक हम जिस प्लूटो को अपना 9th प्लेनेट बोलते थे उसे गपचूप हमारी किताबों तक से गायब कर दिया गया। साइंटिस्ट ने बोला कि प्लूटो नुस्ता एक बेजान पत्थर है। लेकिन भाऊ जब नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा ना तो कुछ ऐसा पता चला जिसने साइंटिस्ट की नींद ही उड़ा दी। प्लूटो कोई बेजान पत्थर नहीं है, वहां अर्थ के जैसा नीला आसमान है, बर्फ के पहाड़ है और उसके सरफेस के नीचे एक ओशियन है जिसमें लाइफ भी हो सकती है। तो साइंटिस्ट से प्लूटो को समझने में इतनी बड़ी गलती हुई क्यों? उसके सरफेस पर ऐसा क्या है जिसने उनका भेजा ही छिला डाला है? और क्या प्लूटो पे लाइफ हो सकती है? ये सब जानने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट ने प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से निकाला इस काय को। देखो बहु 19th सेंचुरी में अपने सोलर सिस्टम में ऑलमोस्ट 20 प्लेनेट्स हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को जब भी कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड दिखता तो वो सीधा उसको प्लेनेट डिक्लेयर कर देते थे। इस चीज को रोकना ले इम्पोर्टेंट था क्योंकि ऐसे तो अपने सोलर सिस्टम में ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट ही प्लेनेट बन जाता। इसीलिए साइंटिस्ट ने किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट डिक्लेयर करने के लिए 3 क्वालिफिकेशन बना डाली। पहली, वो ऑब्जेक्ट सन के अराउंड चक्कर लगाता हो। दूसरी, वो ऑब्जेक्ट गोल हो। और तीसरी, उसकी लोकेशन यूनिक हो, यानी वो एस्ट्रॉइड्स की किसी भीड़ का हिस्सा ना हो। अब प्लूटो के पास पहली 2 क्वालिफिकेशन तो है पर तीसरी नहीं है। वो खूब सारे एस्ट्रॉइड्स की भीड़ का एक हिस्सा है। वो एक ऐसी जगह पर है जिसको कुइपर बेल्ट कहते हैं, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का भंगार खाना माना जाता है क्योंकि इस जगह पर अपने सोलर सिस्टम के वो पत्थर है जो ना तो स्टार बन पाए और ना ही प्लेनेट। इसीलिए 2006 में प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से निकालकर कुइपर बेल्ट का एक बेजान पत्थर डिक्लेयर कर दिया गया। और जब 2015 में नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक पहुंचा तो साइंटिस्ट लोग का दिमाग ही फिर गया। जिस प्लूटो को वो एक बेजान पत्थर कह रहे थे उस पर लिटरली एक जवान दिल है जो इतना बड़ा है कि उसके अंदर फ्रांस की आखी कंट्री फिट हो जाए। इस दिल को साइंटिस्ट लोग टॉम्बो रिजियो कहते। और इसकी सबसे सरप्राइजिंग बात यह नहीं है कि इसकी शेप हार्ट से मिलती है, बल्कि यह है कि इसकी जमीन बिल्कुल जवान है, बस कुछ ही मिलियन ईयर्स पहले बनी है, जो प्लूटो जैसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से जिस प्लूटो का सरफेस बेजान होना चाहिए था उसके सरफेस का इतना बड़ा पार्ट इतना जवान कैसे है? इसका जवाब उसके दिल के सरफेस पर मौजूद बर्फ में छुपा है। ये बर्फ सॉलिड नहीं है, ये अपने टूथपेस्ट की जैसी है। आणि प्लूटो के सरफेस पर किसी नदी की तरह धीरे धीरे फ्लो करती है। आणि जब भी स्पेस से कोई एस्ट्रॉयड आकर प्लूटो के उस दिल से टकराता है तो ये बहती हुई बर्फ वहां बने गड्ढे को भर देती है और वहां एकदम नई और जवान जमीन बन जाती है। यानी प्लूटो कोई बेजान पत्थर नहीं है भाऊ, उसका एक बड़ा और जवान दिल है। और प्लूटो की जमीन से भी ज्यादा सरप्राइजिंग उसका आसमान है। न्यू होराइजन्स की भेजी हुई फोटोज से पता चला कि प्लूटो का आसमान बिल्कुल अपनी अर्थ के आसमान जैसा दिखता है। और सालों से साइंटिस्ट लोग यही बोल रहे थे कि प्लूटो का आसमान ब्लैक या ग्रे कलर का होगा और बिल्कुल बेजान होगा। तो अर्थ के आसमान जैसा कैसे निकला? देखो प्लूटो के आसमान में थोलिन्स नाम के पार्टिकल्स हैं। जब सनलाइट उन पार्टिकल से टकराती है ना तो उससे चारों तरफ ब्लू कलर की लाइट फैलने लगती है जिससे प्लूटो का आसमान अर्थ के आसमान जैसा नीला हो जाता है। यानी अगर तुम प्लूटो की जमीन पर खड़े होके ऊपर देखोगे तो तुमको लगेगा जैसे तुम अर्थ पे खड़े हो। साइंटिस्ट ऐसी जगह को बेजान बोल रहे थे। पर भाऊ साइंटिस्ट ने प्लूटो के ऊपर जो बेजान पत्थर होने का टैग लगाया था ना वो खाली इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि उस पर एक जवान जमीन का टुकड़ा और नीला आसमान है ना, वो इसलिए हटाया गया क्योंकि प्लूटो के आइसी सरफेस के नीचे एक अक्खा ओशियन है। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। प्लूटो का टेम्परेचर ऑलमोस्ट -230 डिग्री सेल्सियस है, तो इतनी ठंडी में उधर लिक्विड वाटर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? देखो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन प्लूटो का कोर। साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लूटो के कोर में यूरेनियम और पोटेशियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स
धीरे धीरे डीके हो रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 4 बिलियन सालों से प्लूटो अंदर ही अंदर गर्म होता जा रहा है और इस गर्मी की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है। यानी दूसरा रीजन ये है कि वहां के ओशियन में अमोनिया है और अमोनिया एक नेचुरल एंटी फ्रीज का काम करता है जो पानी को इतनी भयंकर ठंडी में भी बर्फ बनने से रोकता है और इसीलिए प्लूटो के सरफेस के नीचे एक ओशियन है। तो अब एक और सवाल उठता है कि क्या उस ओशियन में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? देखो भाऊ, हमारी अर्थ पे जिधर भी पानी मिलता है ना, उधर लाइफ भी मिलती है। इनफैक्ट अर्थ के गहरे ओशियंस में भी ऐसी खूब सारी जगहें हैं जहां कभी सनलाइट तक नहीं पहुंची, फिर भी उधर बैक्टीरिया और तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्लूटो के ओशियन में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। म्हणजे जिस प्लूटो को पूरी दुनिया के साइंटिस्ट एक बेजान पत्थर कह रहे थे, वो आज अपने सोलर सिस्टम की उन गिनी चुनी जगहों में से एक बन चुका है जिधर अपने को एलियन लाइफ मिल सकती है। पर भाई सबसे दुख की बात यह है कि आज इस वीडियो में अपन ने प्लूटो की जितनी भी तस्वीरें देखी है ना, वो शायद हमारे लाइफ टाइम में खींची गई प्लूटो की आखिरी तस्वीरें हो सकती है, क्योंकि नासा का वापस उधर जाने का कोई प्लान ही नहीं है। अब नासा का पूरा फोकस मार्स, यूरोपा और वीनस जैसे ऑब्जेक्ट्स पर है। तो क्या प्लूटो की कहानी अब खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, प्लूटो तो नुस्ता शुरुआत है। न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट अब कुइपर बेल्ट की और गहराई में जा रहा है, जिधर प्लूटो के जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको आज के टाइम में अपने साइंटिस्ट लोग बेजान पत्थर बोल रहे हैं। भाऊ, अगर तुम ये जानकर हैरान हो गए थे कि प्लूटो पर लाइफ हो सकती है, तो यूरोपा के बारे में जान के तो तुम्हारा भेजा ही फट जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि अपने अखे सोलर सिस्टम में एलियन लाइफ मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस जुपिटर के मून यूरोपा पर है। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि यूरोपा पर ऐसा क्या है जिसने दुनिया के टॉप साइंटिस्ट का दिमाग हिला डाला है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। मैं तुमसे उधर ही मिलूंगा। हाँ, बाय।